हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ताइवान सिचुएशन पे और ये कितना सीरियस हो सकता है या इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी, ये पेलोसी नहीं है, ये पेलोसी है, ठीक है, इसे पेलोसी पढ़ा जाता है। तो उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज़ ताइवान पर विज़िट कर रहे हैं, ताइवान को विज़िट कर किया अभी इन्होंने रिसेंटली, जबकि चाइना ने इन्हें वार्न किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बट फिर भी ये नहीं मानी और इन्होंने विज़िट की। नैन्सी पेलोसी हैं, ये है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नाइस फोटो ऑफ हर। देन अभी देखते हैं कि ऐसी हाई लेवल ऑफिशियल विजिट लास्ट टाइम कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के स्पीकर ही थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। सो आगे है कि अबाउट चाइना ताइवान रिलेशन, इनके आपस में रिलेशन कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन वाज द आरओसी फाउंडेड। आरओसी मतलब का ताइवान। आरओसी was founded in 1912 in China. China means mainland China. ठीक है, एट दैट टाइम उस समय जो है, जो ये ताइवान का आइलैंड है, अंडर किसके था? जापानीज कंट्रोल। ठीक है, जापानीज कॉलोनियल रूल के अंडर में था। क्यों था ये? किस कारण से था कि 1895 में ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुई थी। ठीक है, जिसमें जो क्विंग डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने ताइवान को जापान को हैंड ओवर कर दिया था ताकि जापान उन पर हमला ना करे। ये बेसिकली डर के मारे किया था इन्होंने। आरओसी गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फुल जुरिस्डिक्शन ओवर ताइवान। आरओसी की जो गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट थी, उसने ताइवान पर अपना पूरा जुरिस्डिक्शन कब इस्टेब्लिश किया? वो था 1945 में। क्यों 1945 में? बिकॉज जापान ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के साथ। ठीक है, तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूके और यूएस ने जॉइंटली साथ में इशू किया था पोट्सडैम डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसमें क्या था? कॉलिंग फॉर जापानीज अनकंडीशनल सरेंडर, कैरिंग आउट ऑफ कायरो डिक्लेरेशन। ये सारे डिक्लेरेशन और ये जितने भी पोट्सडैम, कायरो डिक्लेरेशन, ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के एंडिंग से रिलेटेड हैं। अब जापान ने सरेंडर क्यों किया? आप सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागी का एपिसोड हो चुका था, वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुके थे। जापान वॉज इन नो कंडीशन टू फाइट द वॉर एनी मोर आफ्टर द एनाहिलेशन दैट वॉज कॉज्ड बाई दीज बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन नागासाकी एंड हिरोशिमा। ठीक, आगे देखते हैं। आरओसी गवर्नमेंट रीलोकेटेड टू ताइवान कब? ये ताइवान, आरओसी वाले ताइवान कब गया? ताइवान के मेन आइलैंड पर कब गए? 1949। क्यों गए? दे वर फाइटिंग अ सिविल वॉर। ये गृह युद्ध छिड़ गया था कहाँ पर? चाइना मेनलैंड में, आरओसी गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, सीसीपी। तब से जो आरओसी है उसने अपना प्रभावी रूप से जुरिस्डिक्शन रखा है लगातार। कहाँ पर? मेन आइलैंड ऑफ ताइवान एंड अ नंबर ऑफ आउटलाइंग आइलैंड, जो भी और छोटे मोटे आइलैंड हैं, और जो ताइवान का मेन आइलैंड है। 1949 से आज तक उसने अपना प्रभावी रूप से जुरिस्डिक्शन स्थापित कर रखा है, जिससे ये हमें जानने को मिलता है कि ताइवान और चाइना, मतलब आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज़ ताइवान एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज़ चाइना मेनलैंड। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सरकारों के अधीन रहते हैं। अथॉरिटीज़ जो बीजिंग में है, उसने एक्साइज सॉवरेनिटी कभी भी ताइवान पर संप्रभुता स्थापित नहीं कर पाए ये लोग। ठीक है, और एनी अदर आइलैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द आरओसी। रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो मेन आइलैंड है और उसके जो आसपास के आइलैंड है छोटे मोटे, उन पर ताइवान का ही इफेक्टिव जुरिस्डिक्शन है, चाइना का नहीं है और कभी नहीं रहा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टाइम लाइन है। ठीक है, उसे हम देखेंगे तो हमें ताइवान के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आरओसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोमलगेट हुआ था 1 जनवरी 1947 को। इफेक्ट में कब आया था? दिसंबर 25 सेम ईयर, मतलब
1947 में ही ये इफेक्ट में आया था। तो 1949 में क्या हुआ, बैटल ऑफ कुनिंग टाओ ऑन किनमन एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर जो आरओसी की फोर्सेस हैं, ताइवान की फोर्सेस ने हरा दिया था किसको, डिफीटेड दी सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पर। 1949 से लेकर मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल वॉज डिक्लेयर्ड इन ताइवान, ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ, 1987 में, ठीक। देन 1952 में क्या हुआ कि देखो 1952 में क्या हुआ, इसको जानने के लिए पहले हम 1951 का थोड़ा सा जानते हैं। 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी हुई थी, किसके साथ, जापान के साथ साइन की गई थी, ठीक है। 48 अलाइड नेशंस ने साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन। ट्रीटी ऑफ पीस वॉज साइंड कब, 1952 में। अब यहाँ पर 52 में पीस ट्रीटी हुई, शांति की संधि हुई, ठीक है, बिटवीन आरओसी एंड जापान एट ताइपे, ठीक है। उसके साथ फॉर्मली एंडिंग द स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन टू पार्टीज, औपचारिक रूप से दोनों देशों के मध्य जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। देन अगेन इन 1954 आरओसी मतलब ताइवान एंड यूएस के बीच में एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। कौन सी संधि हुई, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, ठीक है, जो वॉशिंगटन में साइन हुई थी। आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे हुआ 1971। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन 2758, एक रेजोल्यूशन पास किया था यूएनजीए ने। अभी कौन है यूएनजीए का सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुटेरेस। तो उसमें रिकॉग्नाइज किया था किसको, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब जो मेन लैंड चाइना, आज का जो चाइना है, एज दी ओनली लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना टू द ग्लोबल बॉडी। मतलब इन्होंने कहा कि आरओसी कुछ नहीं है टेक्निकली, ठीक है, मतलब ताइवान इज नो कंट्री, वी ओनली रिकॉग्नाइज, हम सिर्फ चाइना को जानते हैं, जो कुछ है चाइना है। तो इससे गुस्सा आकर ताइवान ने क्या किया, आरओसी ने क्या किया, आरओसी ने यूएन से विड्रॉ कर लिया, यूएन से बाहर आ गया, ठीक है। देन अगेन इन 1987 मार्शल लॉ एंडेड, खत्म हो गया, जो 1949 में आया था, कुनमिंग ताओ का जो वॉर हुआ था, मतलब आरओसी और सीसीपी के बीच जो वॉर हुआ था जिसमें आरओसी जीत गया था, उसके बाद यहाँ मार्शल लॉ लगा था जो 1987 में ख़त्म हो गया। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ बहुत ज़रूरी चीज़ हुई, जो हुई कि जो बैन लगे थे कहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, नए राजनीतिक दल बनाने पर जो बैन लगा था, न्यूज़ पब्लिकेशन पर जो बैन लगा था, इन सबको हटा दिया गया, लिफ्ट कर दिया, बैन को लिफ्ट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन को ऊंचा दर्जा मिला। 1991 में ताइवान एपेक का मेंबर बन गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, एपेक के बारे में हम आगे किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन द एरिया ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1996 में आरओसी का पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, मतलब डेमोक्रेसी जो 1987 में जिसको ऊंचा दर्जा दिया गया था, 1996 में वो प्रैक्टिकल में सामने आई, ठीक है, विद द फर्स्ट एवर डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन आरओसी। गोइंग अहेड विद आवर डिस्कशन, इन 2009 व्हाट हैपेंड, ताइवान ने अटेंड किया क्या, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एज क्या, ऑब्जर्वर, ठीक है, making its first participation in an activity of UN since 1971। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि 1971 में ताइवान ने UN से विड्रॉ कर लिया था। क्यों, क्योंकि UN ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसने चाइना को सोल एंटिटी माना था कि चाइना ही ग्लोबल लेवल पर सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि 1971 में यूएन ने कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, टेक्निकली यही हुआ था। इन 2010 आरओसी ने साइन किया क्या, क्रॉस स्ट्रेट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप याद करना चाहते हैं इसको, अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इसे शॉर्ट में
ECFA भी कह सकते हैं, क्रॉस स्ट्रेट्स। क्यों? बीच में एक स्ट्रेट है ना, जल डमरू मध्य है, ठीक है, चाइना और ताइवान के बीच, ठीक, उसे ताइवान स्ट्रेट ही कहते हैं, ठीक। विद चाइना, किसके साथ साइन किया था? चाइना। क्रॉस स्ट्रेट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद चाइना, किस लिए? टू इंस्टीट्यूशनलाइज इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस अक्रॉस दी ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। कोई भी कंट्री तभी ग्रो करेगा जब उसका ट्रेड रिलेशंस अच्छा होगा वर्ल्ड के साथ, सो दैट वो ट्रेड कर पाएगा तो ज़्यादा उसकी इनकम होगी और ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक। इन 2013 ताइवान ने साइन किया एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद न्यूजीलैंड एंड एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद सिंगापुर। इसने 2013 में न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट्स साइन किए। तो इससे में ये जानने को मिलता है ताइवान जो भी कर रहा था सेल्फ कैपेसिटी में कर रहा था, वो चाइना पर डिपेंड होकर कुछ नहीं कर रहा था, मतलब सॉवर्निटी अभी भी ROC के पास थी या है, ठीक है, बस चाइना क्लेम कर रहा है। उसी साल मतलब 2013 में ही ताइवान अटेंडेड 38th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली, इसे ICAO असेंबली भी कह सकते हो आप। कौन सी? ICAO असेंबली। किस तरह से अटेंड किया था? एज द गेस्ट ऑफ काउंसिल्स प्रेसिडेंट, जो काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उनके गेस्ट के तौर पे ये गया था वहाँ पर, ठीक। ओके, मूविंग फर्दर, 2014 में वहाँ पर सनफ्लावर मूवमेंट हुआ ताइवान में। तो जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने वहाँ का जो लेजिस्लेचर था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था, जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को ही कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। क्यों किया था इन्होंने ऐसा? श्रीलंका वालों ने भी उनकी मांग थी कि आप वापस जाओ, भाग जाओ यहाँ से हमारा देश छोड़ के, मतलब आप राष्ट्रपति पद से उतर जाओ, ठीक है। यहाँ भी ये कह रहे थे कि इनका विरोध क्या था, जो क्रॉस स्ट्रेट्स सर्विस ट्रेड एग्रीमेंट पास होने वाला था, जिससे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ताइवान में वो बढ़ जाता, उसको पास होने से रोकने के लिए, और ये उसमें सफल भी हुए, जैसे श्रीलंकन्स भी सफल हो गए, ठीक है। देन अगेन इन 2015 ताइवान ने WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया और सबमिट किया क्या? इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। देन अगेन इन 2017 सी हियर WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया, यहाँ भी उसने इंडिपेंडेंटली इन सेल्फ कैपेसिटी साइन किया, ठीक है, नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन चाइना, ठीक। ओके, इन 17 में क्या हुआ? 2017 में क्या हुआ? ताइवान ने होस्ट किया क्या? ताइपे समर यूनिवर्सिटी, एंड 2017 में ही इन्होंने फॉर्मोसैट 5 लॉन्च किया। फॉर्मोसैट 5 क्या है? ये ताइवान का पहला होम ग्रोन मतलब स्वदेशी अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, ओके। सो दीज ऑल डेवलपमेंट्स वर गोइंग ऑन देयर इन ताइवान since 1945, or you say since the formation of ROC in 1912. Then moving, okay, the question here is why was the visit controversial for China? Why? क्यों रखा है इसने, ठीक है। तो पहली चीज़, जो स्पीकर होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, जिसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर क्या आता है? तीसरा, थर्ड। मतलब सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर स्पीकर। अब जो USA है वो फॉर्मली तो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन बट सपोर्ट करता है किसे? सेल्फ गवर्नमेंट जो है आइलैंड ऑफ ताइवान की, उसको, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी ये है कि जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, मतलब मिस्टर जो बाइडेन, इन्होंने क्लेम किया कि पेंटागन जो है इट डिड नॉट सपोर्ट स्पीकर्स विजिट टू द आइलैंड ऑफ ताइवान। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनकी विजिट को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सरासर गलत है। कैसे? अभी आप समझ जाएंगे कि क्योंकि जो मिस पेलोसी हैं वो किस पार्टी की हैं? रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, ठीक है।
जब पार्टी का मुखिया और देश का मुखिया कह रहा है आप मत जाओ, तो ये कैसे जा सकती हैं? इसका मतलब ये हुआ, द एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वांटेड हर टू विजिट, एंड दैट्स व्हाई since she comes from the Democratic Party, the ruling Democratic Party, the Biden administration can not distance itself from her decisions. ठीक है, कि जो मिस पेलोसी के डिसीजन है उससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को अलग नहीं कर सकती। ठीक, ओके। जैसा भी देखा था, हमारे केजरीवाल जी भी नहीं जा पाए थे वर्ल्ड सिटी समिट में, सिंगापुर ही जाना था उनको तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स जो मिस नैन्सी पेलोसी हैं, ये सपोर्ट करती हैं, और भी कई इनके मतलब बहुत पुराने रिलेशन रहे चाइना के साथ, जैसे ये तिब्बतन राइट्स को सपोर्ट करती हैं। इन्होंने विजिट किया था दलाई लामा को, और जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स का इशू आता है, ये उसे पब्लिकली खड़ी हो जाती हैं चाइना के खिलाफ, कि बस चाइना गलत कर रहे हो। चाहे वो तिनानमेन स्क्वायर की बात हो, जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पर हुई थी, 300 स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई थी, ठीक है, या कोई और इंसिडेंट हो। ऑल्सो ये विजिट कब हुई है? जब यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मिस्टर बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विगरस एफर्ट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, बी इट सच एज लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, द IPEF, द ब्लू पैसिफिक पॉलिसी, द ऑकस, द ऑस्ट्रेलिया UK यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग का मतलब ये है कि जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया को US वाले न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। ठीक है, on the 12th of the August 2022, United States, and not 12th, it is 4th actually, ठीक है, ये 4th है आई थिंक। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ने कैरी आउट किया जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, एमिड्स दी स्टैंड ऑफ। और फिर क्या किया, ये 12 और 14 के बीच फिर से इंडोनेशिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज की, जो लाइव फायर ड्रिल थी, मतलब असली के गोला बारूद चल रहे थे उसमें, जिसमें US और इंडोनेशिया ही नहीं थे, अलग और भी देश थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर। ठीक, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? सुपर गरुड़ा शील्ड। ठीक है, और इसमें कई देशों ने अपने ऑब्जर्वर्स भी भेजे थे कि जाओ तुम लोग देखो कैसे एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, वो कौन कौन से? वो थे UK, फ्रांस, इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी एंड ईस्ट तिमोर। ठीक, और हाँ, ये जो सुपर गरुड़ शील्ड है, ये कब से हो रही है? ये 2009 से हो रही है। ठीक है, और 2022 में अभी जो हुई है, ये लार्जेस्ट एडिशन था, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसी वाली समिट में, इसी वाली मतलब एक्सरसाइज में थे। ठीक, देन मूविंग फर्दर विद आवर डिस्कशन, तो चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया इस एक्सरसाइज, मतलब मिस नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद, विजिट के साथ या उसके बाद क्या रिस्पॉन्स किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने? चाइना ने इमीडिएटली अनाउंस किया क्या? मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ पर? ताइवान के आसपास। और ये पिछले 25 सालों में ताइवान में सबसे नज़दीक तक गए। इस बार जो चाइनीज़ नेवल शिप्स थी, उन्होंने जो मीडियन लाइन है उसको भी क्रॉस किया। ठीक है, अभी हम देखेंगे मीडियन लाइन और चाइनीज़ इसका ताइवान का ADIZ क्या है। एंड जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट थे वो ताइवान के ऊपर से गुजरे। दे एंटर्ड द ताइवान्स ADIZ क्या है? एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, जहाँ पर कोई सिविल एयरक्राफ्ट भी आता है तो अपने आप को बता के आता है कि हम ये हैं, हम आएंगे, बिना परमिशन के वो एंटर नहीं करता। और ये कब हुआ? जिस दिन मिस पेलोसी ने ताइवान में लैंड किया। अब जो ये एक्सरसाइज है वो कहाँ कहाँ कंडक्ट हुई? वो 6 जगहों पर कंडक्ट हुई सराउंडिंग द आइलैंड।
ऑफ ताइवान, जिसे कि आप ब्लॉकेड एक्सरसाइज भी कह सकते हो, जिसे ये सिमुलेट हुआ, मतलब ये सिमुलेट करता था जो एक्सरसाइज थी, सिमुलेटिंग एन अटैक ऑन द सेल्फ गवर्नड आइलैंड ऑफ ताइवान। मतलब ये एक्सरसाइज ऐसी थी, पूरे ताइवान के मेन आइलैंड को घेर के इन्होंने एक्सरसाइज की थी, तो इसे लग रहा था कि हमला ही कर रहे हैं, तो हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज थी ये बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सिंस 1997। ओके, तो ये देखिए जो एक्सरसाइजेज हैं हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले मैं लाइन्स हटा दूँ, ये रहे, ठीक है, ये रही मीडियन लाइन, ठीक, और ये रहा ताइवान का ADIZ वाली लाइन, ठीक है। अब आप देखो वो 6 प्लेसेस जहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज की चाइना ने। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि कितना क्लोजली जाकर एक्सरसाइज की है, और यही ताइवान स्ट्रेट भी है, ये जो एरिया है पूरा ये ताइवान स्ट्रेट का एरिया है। वी विल सी फर्दर मोर फोटोज, हम और भी फोटोज देखते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। ये देखो ये लाइव फायरिंग हो रही है, मिसाइल फायर कर रहा है चाइना, ठीक। देन ये देखो इनकी ये ड्रिल चल रही है, ठीक है, हैवी मिसाइल ड्रिल चल रही है, और ये पूरा अटैक वाला एरिया, ठीक। ये देखिए नेवल शिप से मिसाइल फायर की गई है, ठीक है, ये शिप से फायरिंग चल रही है, ये बहुत ही एडवांस गन होती है किसी शिप में, ठीक है, ये वाली, और ये शिप का मेन आर्मामेंट कहलाता है, जो शिप में आगे एक बड़ा सा गन लगा होता है। फर्दर ये देखिए लैंड बेस्ड मिसाइल्स, यहाँ पर एयर फोर्स, ठीक है, और ये यहाँ भी देखिए गूगल अर्थ का ये। तो आगे बढ़ते हैं। चाइना ने ऑल्सो फिर अनाउंस किया कि सॉरी ये 2 बार लिख गया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट ताइवान। अब चाइना वाले ताइवान के अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, उससे क्या होगा कि जो ताइवान से चाइना इंपोर्ट करता है वो बंद हो जाएगा। ऑल्सो कहा कि ये सैंक्शन कर देंगे नैन्सी पेलोसी और उनके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो ट्रेवल ना कर सके चाइना से, ट्रांजैक्शंस ना कर सके अगर कुछ करते हैं तो, ठीक है। चाइना ने सस्पेंड कर दिए या कैंसिल कर दिया एटलीस्ट 8 की डायलॉग मैकेनिज्म्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कौन कौन से डायलॉग्स हैं जो कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं, वो हम नेक्स्ट अभी बहुत जल्दी देखने वाले हैं, विदिन 2 मिनट्स, ठीक है। चाइना ने फिर क्या किया, समन किया, बुलाया US एम्बेसडर को, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है, फ्रॉम एवरी एम्बेसी, दुनिया भर में इसकी जहाँ जहाँ एम्बेसीज है वहाँ से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई। चाइना ने इस बात पर जोर दिया कि जो 1 चाइना प्रिंसिपल है उसको दुनिया को मानना पड़ेगा, और दुनिया को सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मानना पड़ेगा, और कोई भी ताइवानीज रिपब्लिक ऑफ चाइना माने नहीं है, ठीक है, ऐसा चाइना ने कहा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वो कौन कौन से 3 डायलॉग हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया चाइना ने। पहला है थिएटर कमांडर्स मीट। थिएटर कमांडर मतलब वो मूवी का थिएटर नहीं, थिएटर मीन्स जहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड्स होती हैं, बेसिकली थिएटर कमांड्स ये एडवांस्ड कमांड्स होती हैं, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस की। देन इनकी एक डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन टॉक्स होती थी, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। जो भी टॉक्स होती थी मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट MMCA के अंडर, उसको भी कैंसिल कर दिया। कौन कौन से डायलॉग्स हैं जिसको सस्पेंड किया गया, तो ऐसे 5 हैं। डायलॉग्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन कोऑपरेशन और रिपाट्रिएशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स किसी एक दूसरे, मतलब जैसे अमेरिका का चाइना आ गया, चाइना का अमेरिका चला गया, तो उनको एक दूसरे में ये अदला बदली कर लेते थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। क्रिमिनल मैटर में जो लीगल असिस्टेंस था उस वाले डायलॉग को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रांसनेशनल क्राइम्स पर भी जो डायलॉग होते हैं उसको कैंसिल कर दिया गया, और काउंटर नारकोटिक्स वाले डायलॉग्स को भी अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप हम देख लेते हैं इन वेरी शॉर्ट। हमारा जो रिलेशन है विद ताइवानीज पॉलिटी, नॉट पॉलिसी, ताइवानीज पॉलिटी एंड बिजनेस के साथ कब से चल रहा है, 1996 से। तो इंडिया ताइवान फ्रेंडशिप सेंटर कहाँ है, ताइपे में, जो ताइवान की कैपिटल है। तो इसे इंडिया वाले चलाते हैं, और जो ताइवान दिल्ली में चलाता है वो ताइवान इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इन दिल्ली सिंस 1996। इंडिया और ताइवान ने 2011 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। ऑल्सो जो दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है, 2005 में वो 2 बिलियन था, जो 2020 में 6 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि ये चाइना के कंपैरिजन में, जो इंडिया चाइना का ट्रेड होता है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत कम है, बट इंडिपेंडेंटली हम चाइना के ताइवान के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। 2008 के बाद, 2008 में क्या हुआ था, जो चाइना वाले ने अपना अरुणाचल पर जो क्लेम था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया नहीं, अपना पॉलिसी नहीं चेंज किया, बट लेकिन क्या किया कि जब पहले कहीं बात होती तो वन चाइना पॉलिसी का इंडिया वाले नाम ले लेते थे, लेकिन 2008 के बाद से किसी भी जॉइंट रेजोल्यूशन में या स्टेटमेंट में इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना ही बंद कर दिया। बट इंडिया अभी भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, ऑफिशियली अबैंडन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, और इंडिया भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात को पूरी तरह से मानता है, अपनी भी, ठीक है। हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा देश से कुछ बाहर निकल जाए, ठीक है। ऑल्सो जो प्रॉब्लम एक बेसिकली जो प्रॉब्लम हुई थी, जब ताइवान ऑब्जर्वर पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर रहा था, डिमांड कर रहा था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, तो इंडिया ने उसका साथ नहीं दिया था, ठीक, ओके। अभी हम देखेंगे चाइना के बारे में थोड़ा सा। देखो, ऐसा नहीं है कि ताइवान इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर चाइना इज एक्सटेंडिंग देयर क्लेम। चाइना बेसिकली इज एन एक्सपेंशनिस्ट नेशन, मतलब ये विस्तारवादी देश है, ये अपने विस्तार में ज़्यादा विश्वास रखता है, चाहता है कि ये फैलता जाए। टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बहुत भरोसा करते हैं ये लोग, बहुत विश्वास रखते हैं। तो अब ये मैप में दिखता है, जैसे ये पैरासेल आइलैंड्स हैं यहाँ पर, सॉरी आई विल चेंज द कलर, क्योंकि 9-9 का भी कलर वही है। ये रहा पैरासेल आइलैंड्स, ये रहे स्प्रैटली आइलैंड्स, और यहाँ पर स्कारबरो शोल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वियतनाम है, इधर ये फिलीपींस है, ठीक है। यहाँ नीचे इंडोनेशिया है, यहाँ पर मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक। तो जो ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं, इसको आप गिनेंगे तो ये 9 है टोटल। इनको चाइना 9 डैश लाइन्स कहता है, और चाइना कहता है कि इसके अंडर में जो भी है वो सब हमारा है। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये साउथ चाइना सी का पार्ट है। अब इनको इन सबके घर में घुस के भी सब जो ज़मीन है वो चाहिए। ये कहते हैं कि चाइना वाले इसका वो क्या देते हैं कि लॉजिक क्या देते हैं, कहते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ जाते थे, एंसेस्टर्स वहाँ विजिट करते थे। अरे भाई, तुमको कैसे पता? सीसीटीवी लगा रखी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट में क्या है कि इसमें भी थोड़ा आपको बताऊंगा मैं, इनका जो जापान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। ये देखो, यहाँ पर एक सेनकाकू आइलैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जापानीज आइलैंड्स हैं, ये ryukyu का पार्ट है। इसे जापान वाले सेनकाकू कहते हैं और चाइना वाले डियोउ कहते हैं। तो हम नेक्स्ट वाले पिक्चर में देखेंगे इसके तीन नाम है बेसिकली इसके। ये देखो आप, यहाँ पर है, ठीक। सेनकाकू कौन कहता है? जापान। डियोउ कौन कहता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज चाइना। एंड तियाओ युताई ये कहते हैं ताइवान वाले उसे, ठीक है। यहाँ पे इशिगाकी आइलैंड है, किसका? जापान का है, ठीक है। ताइपे वहाँ से 170 किलोमीटर अपार्ट है, दैट डजेंट मैटर। बट जानने वाली बात यह है कि चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट नेचर है वो वर्ल्ड के लिए एक डेंजर हो सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि चाइना हर जगह पे अपना क्लेम करता रहता है। अब इंडिया को ही देख लो, ठीक है। यहाँ पर
ये अक्साई चिन वाला एरिया है, यहाँ पर उसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, जो बाउंड्री है उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो जहाँ पर भी रेड है, ये रेड मार्क, वो वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री लाइन सेपरेट जम्मू कश्मीर फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक, जहाँ पर ये येलो है वो मिडिल सेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो जहाँ पर ब्लू कलर है, ये सारे एरियाज यहाँ पर। ठीक है, ये सभी जो है, ये ब्लू कलर जो भी है, ये ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, ये हिस्टोरिकली इसे मैकमोहन लाइन भी कहते थे, मैकमोहन लाइन। बट जो चाइनीज़ हैं इसको मानते नहीं हैं, बिकॉज मैकमोहन लाइन वॉज अग्रीड बाई तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, चाइना कहता है कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये चाइना वाले कहते हैं कि उनका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।